ये हुआ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मानिए वाई एक्सिस टू डायमेंशन में, यहां मानिए वाई एक्सिस, और इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। ये टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ रेफरेंस एक्सिस के तौर पर कितने लिए गए, तो 2। अब एक्स एक्सिस ये हुआ और ये वाई एक्सिस। वेक्टर को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिएंट करते हैं थीटा एंगल पर। ये वेक्टर आर है जो रेफरेंस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल फॉर्म करता है। यहाँ वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर ओपी इक्वल टू आर, और एक्स एक्सिस से बनाया जाने वाला एंगल पीओ एक्स इक्वल टू थीटा। अब इस वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, रिजॉल्व करना है। तो उसमें सबसे पहला एक्स कंपोनेंट, तो वेक्टर के हेड से और टेल से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो टेल तो उसी पर है, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्स एक्सिस पर। ये लेंथ इंटरसेप्ट हुआ ओसी। ओसी वह लेंथ है जो वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन भी कहलाएगा। तो ओसी को डेफिनेशन के अनुसार एक्स कंपोनेंट कहेंगे। ओसी इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो आर एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज ओसी। अब ओसी पता लगाना है तो ट्रायंगल ओपीसी में कॉस थीटा लिया जाए बेस ओसी, ये हो जाएगा आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। इस तरह आप एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला डेवलप किए, आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बस इतनी सी शर्त है, थीटा मस्ट बी विथ एक्स एक्सिस। थीटा एक्स एक्सिस से होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। वह जो लेंथ इंटरसेप्ट करेगा उसको हम लोग वाई कंपोनेंट या आर वाई कहते हैं, वेयर वाई इज द सफिक्स। तो वेक्टर के हेड से ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ ये हो गया डी। ओडी इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। इस समय ओडी कहलाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ओडी कहलाएगा वाई कंपोनेंट। तो आर वाई वाई कंपोनेंट इक्वल टू ओडी, जो कि पीसी के बराबर भी है। डायग्राम देखिए, तो अभी उसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा इक्वल टू पीसी यानी ओडी बाई ओपी, यानी आर वाई बाई आर। इस तरह आर वाई का फॉर्मूला आ गया आर साइन थीटा। तो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो तो उसका एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा हो सकता है। और हम इस दो फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कहते हैं कंपोनेंट निकालना, रिजॉल्व करना अलोंग टू रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
अब सीखना है कि अगर हमें कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर कैसे पता लगाएंगे। कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर पता लगाना, यानी वेक्टर को रिकंस्ट्रक्ट करना है, और हमें मालूम है कंपोनेंट्स। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट मालूम है, एक कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट जिसको कुछ नाम दे दें पीसी। अब इतना पता है कि वो वेक्टर कौन सा है जिसका कंपोनेंट पीसी है। तो क्या सिंगल कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर को हम यूनिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो कंपोनेंट के डेफिनेशन के अनुसार वेक्टर के हेड से और टेल से एक्स एक्सिस पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, वेक्टर के हेड से और टेल से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, याद आया, वह जो लेंथ इंटरसेप्ट करता है उसी को हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ भी हम करेंगे कि वेक्टर का जो कंपोनेंट हमें पता है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर, वहां पर। देखिए ये लाइन इस तरह खींचिए और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब बताइए अगर ये कोई लाइन हो और उसका नाम ए बी हो, तो क्या पीसी को ए बी का कंपोनेंट माना जा सकता है कि नहीं। कंपोनेंट के डेफिनेशन के अनुसार वेक्टर के हेड से और टेल से एक्स एक्सिस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ इंटरसेप्ट होता है उसी लेंथ को ना कंपोनेंट कहते हैं। जो वेक्टर के हेड से और टेल से जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उससे जो लेंथ इंटरसेप्ट होता है उसी लेंथ को हम लोग एक्स कंपोनेंट कहते हैं। उस डेफिनेशन के अनुसार यहाँ एक्स कंपोनेंट है तो वो लाइन उसका कंपोनेंट है, लेकिन वह वेक्टर उसका वेक्टर है कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ए बी जो वेक्टर है उसका भी कंपोनेंट पीसी होगा। मगर ये ए बी इकलौता नहीं है जिसका कंपोनेंट पीसी होगा, और भी कई वेक्टर होंगे जिनका कंपोनेंट पीसी होगा। जैसे अगर कोई वेक्टर ऐसे हो सी डी, तो उसका भी तो कंपोनेंट पीसी ही होगा ना। पी क्यू हो, पी क्यू का भी कंपोनेंट पीसी होगा। इसलिए अगर सिंगल कंपोनेंट पीसी मालूम है तो उससे हम वेक्टर को यूनिकली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हमारी बात हो सकता लगता है समझ में नहीं आई। देखिए हमारे पास जानकारी है कि वहां कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हमें मालूम है, यानी वेक्टर का कंपोनेंट मालूम है, वेक्टर नहीं पता है, तो वेक्टर पता लगाना है। तो कितने कंपोनेंट मालूम है, तो केवल एक ही कंपोनेंट मालूम हो, सिर्फ और सिर्फ एक। वो कौन से हैं, तो हमने मान लिया कि वो कंपोनेंट है पीसी, जिसे हम इस लाइन से दिखा रहे हैं, जो लाइन अभी हम ड्रॉ किए हैं पीसी। तो आखिर वो वेक्टर कौन सा है जिसका कंपोनेंट पीसी होगा। तो एक बात करें कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और C से भी। अब इन दोनों के बीच कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन हम खींचे, अगर ये कोई वेक्टर ए बी है तो उसका कंपोनेंट पीसी बनेगा कि नहीं कंपोनेंट के डेफिनेशन के अनुसार। उस वेक्टर ए बी के स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए से और टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी बी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो लेंथ इंटरसेप्ट होगा वो पीसी होगा ना। तो फिर पीसी तो इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा, मगर इस कंपोनेंट जिसका है वो वेक्टर पीसी है, ये पक्का नहीं कह सकते। देखिए पीसी इस वेक्टर ए बी का कंपोनेंट होगा, लेकिन ये पीसी जिसका कंपोनेंट है वो अकेला यही वेक्टर ए बी है, ये जरूरी नहीं। कोई और वेक्टर ऐसे हो पी क्यू, तो उसका भी तो कंपोनेंट हो जाएगा, पी क्यू के बदले लेते हैं एस टी, तो उसका भी तो कंपोनेंट पीसी हो जाएगा। इसलिए आप पीसी कंपोनेंट जानने से उस वेक्टर को यूनिकली ढूंढ नहीं सकते जिस वेक्टर का ये कंपोनेंट है, क्योंकि इकलौता कंपोनेंट पीसी ए बी का कंपोनेंट भी हो सकता है और एस टी का भी कंपोनेंट हो सकता है,
और कोई और जाने इस वेक्टर का भी कंपोनेंट हो सकता है, कोई जाने सब वेक्टर किस किस वेक्टर का कंपोनेंट हो सकता है। इसलिए एक कंपोनेंट मालूम होने से उस ओरिजिनल वेक्टर को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता जिसका वो कंपोनेंट है। तो क्या दो वेक्टर से तीन वेक्टर से हो सकता है? तो दो का केस लेते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि कोई अननोन है, वेक्टर मालूम नहीं, मगर उसका एक कंपोनेंट ये है उसका एक कंपोनेंट। इसका नाम दे दिए हैं सी डी। अब सी डी कौन है? तो कंपोनेंट है किसका? तो उस वेक्टर का। किस वेक्टर का पता नहीं है, लगाना है पता। और ये भी पता चल गया कि उसी वेक्टर का कंपोनेंट ये भी है, एस टी। एस टी इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, द सेम वेक्टर जिसका कंपोनेंट है सी डी, उसी वेक्टर का कंपोनेंट है ए सी। तो अब क्या करें पता लगाने के लिए वेक्टर का? तो सबसे पहले इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। किस पर? तो सी पर। नीचे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जा रहे हैं, ऐसे किए। और डी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दिखाई दे रहा हो तो ऐसे। उसी तरह टी पर, टी पी एस टी जो है उसमें एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और टी पर भी। अब देखिए ये परपेंडिकुलर दो जगहों पर इंटरसेक्ट किया। एक कंपोनेंट सी डी पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, और कंपोनेंट एस टी पर ड्रॉ किया गया कंपोनेंट काटता है कहां पर? तो ए पर। और कहां पर? तो बी पर। तो इनको मिला दीजिए। यही है वो यूनिक वेक्टर ए बी जिसका कंपोनेंट सी डी भी है और जिसका कंपोनेंट एस टी भी है। यानी हमें पता चल गया कि फॉर टू फाइंड आउट a वेक्टर यूनिकली यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर को यूनिकली पता लगाने के लिए जरूरी है कि कम से कम वहां दो कंपोनेंट हो। दो से कम कंपोनेंट होने पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉर एनी वेक्टर टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, किसी भी वेक्टर को पता लगाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए? तो दो। क्योंकि जैसे अभी हम लोग दिखे कि हमें कोई कंपोनेंट सी डी की जानकारी है और उसी वेक्टर का एक कंपोनेंट एस टी जो है उसकी भी जानकारी है, और ये पता है कि दोनों कंपोनेंट एक ही वेक्टर के हैं, मगर वो कौन सा वेक्टर है मालूम करना है। तो हम सी और डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, सी से और डी से। और एस और टी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, जैसे दो पॉइंट कौन कौन? तो दो पॉइंट ए पर और बी पर। इसी ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे? उस वेक्टर को नाम देंगे, जिस वेक्टर, अननोन वेक्टर जिसका हमें पता लगाना है। समझ में आई बात? उस अननोन वेक्टर को कहेंगे जिसको पता लगाना है, वो वेक्टर है ए बी। यानी ए बी क्या है? तो ए बी इज ए वेक्टर हुज कंपोनेंट इज सी डी एज वेल एज एस टी। ए बी वह वेक्टर है जिसका कंपोनेंट सी डी भी है, जिसका कंपोनेंट एस टी भी है। तो इसलिए एस टी एंड सी डी आर टू कंपोनेंट ऑफ द सेम वेक्टर ए बी। सी डी भी उसी का कंपोनेंट है और एस टी भी उसी का कंपोनेंट है। तो इस तरह टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स आर नीडेड। किसी भी वेक्टर को पता लगाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए? तो कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए। एक कंपोनेंट से उस वेक्टर का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। दो से ज्यादा से, हाँ, दो से ज्यादा से हो सकता है। तो अब कंपोजिशन के लिए दो कंपोनेंट चाहिए। तो मान लीजिए कोई भी दो हो सकता है, हाँ कोई भी दो हो सकता है। अगर आर एक्स आर वाई हो तो क्या करें? तो आर एक्स आर वाई हो तो ऐसे करते हैं। मान लेते हैं ये ओ सी। ओ सी इज वन कंपोनेंट जिसका नाम है आर एक्स, और ओ बी, ओ डी दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है आर वाई। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इसे, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। ये जो लाइन है ना, इट इज ओपी। यही है ओपी, वो वेक्टर है जिस वेक्टर का हम पता लगाने की तलाश में हैं। और पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हुए आप लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यानी आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन पता लगाना हुआ तो tan फाई बराबर आर वाई बाई आर एक्स। ठीक है, ये हुआ रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी जब हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो और एक्स एक्सिस से एंगल पता हो तो हम उनका कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई निकाल सकते हैं।
जब हमें आर एक्स आर वाई पता है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। ये है एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना और फिर रिजल्टेंट निकालना। उम्मीद है आप समझे होंगे। रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन टू डायमेंशनल नहीं ऑफ वन वेक्टर इन टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी भी वेक्टर के दो ही नहीं इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वेक्टर में हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट एट द सेम टाइम, बट नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हमें निकालने हैं वो डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द रेफरेंस सिस्टम यूज्ड बाय यू। यहाँ पर हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम दो कंपोनेंट की बात किए, आर एक्स एंड आर वाई, और कंपोनेंट से कंपोजिशन करके रिजल्टेंट निकाले भी। ठीक है, अब यही ऑपरेशन अप्लाई करना है इन द केस ऑफ थ्री डायमेंशन। बट थ्री डायमेंशन से पहले हम चाहते हैं कि आपको वापस ले चलें एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जल्दी से आ सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ जाने से पहले ये टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ में आई बात? तो एक मेथड है जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ के अलावा कोई नहीं, उसी पर बेस्ड है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, और उसी पर सब। तो उसके साथ एक और मेथड है, उसका नाम है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से हम वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे, और वेक्टर के एडिशन के साथ एक और नोटेशन जानना, उसका नाम है यूनिट वेक्टर नोटेशन। उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे थ्री डायमेंशन। तो लिखिए एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन किसको कहते हैं? एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एक देखे थे ट्रायंगल लॉ, उसी पर बेस्ड है, फंडामेंटल है, उसके अलावा कोई लॉ नहीं जो एडिशन के इस्तेमाल होता है। एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में हम फिर वापस लौट रहे हैं, और तब फिर आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं, उसी में पढ़ना है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना है, तो आपको जितने वेक्टर्स को जोड़ना हो उसके लिए क्या क्या करें, जरा हम स्टेप वाइज आपको लिखाते हैं, फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं। एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इस पर जोड़ देते हैं एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये है एनालिटिक मेथड। आप इसको कब अप्लाई करेंगे और कब नहीं, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के हिसाब से सोचने को कहा, इसे आप कब अप्लाई करेंगे और कब नहीं। तो नंबर वन, सबसे पहले कब अप्लाई करेंगे, तो जब वेक्टर इस तरह का हो। किस तरह का, देखिए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो ऐसे, दिखाया गया है एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे। इन दोनों वेक्टर में आप क्या कॉमन पा रहे हैं? क्या इनका डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? वो भी नहीं लगता है, लेंथ छोटा बड़ा है। तो फिर आखिर सेम क्या है? इनका सेम है स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन। इसलिए ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर, जिनका प्रारंभ एक ही स्थान से हुआ हो, इनको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। ये हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा इनको भी देखिए, ये वेक्टर ए है इस तरफ और एक वेक्टर बी है उस तरफ। अब इनमें क्या कॉमन है, और एक वेक्टर इनके हेड से शुरू हो गया है इस तरफ। अब इन सभी वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड इक्वल है? बिल्कुल नहीं। क्या उनका डायरेक्शन सेम है? ऐसा भी नहीं। मगर उनका लाइन एक है, कॉमन लाइन में है, दोनों डायरेक्शन अलग अपोजिट है मगर लाइन एक है। ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर, ये है कोलिनियर वेक्टर्स। तो जब वेक्टर को इनिशियल हो, जब वेक्टर कोलिनियर हो, और जब वेक्टर, आगे देखिए इसमें, अब यहाँ वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं, ये है ओ ए,
ए बी ए सी। अब इन तीनों वेक्टर में आपको क्या कॉमन लगता है? क्या ये को इनिशियल है, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं? नहीं करते हैं। क्या इन सब का लेंथ लाइन एक ही है, एक ही लाइन में है? बिल्कुल नहीं। यानी ये को इनिशियल भी नहीं है, को लिनियर भी नहीं है। क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है? नहीं। माई डायरेक्शन सेम? वो भी नहीं। पॉइंट स्टार्टिंग? वो भी नहीं सेम। लाइन सेम? वो भी नहीं। बट एक बात कॉमन है कि एक ही प्लेन में है, वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसलिए इनका नाम पड़ गया को प्लानर वेक्टर्स। को प्लानर वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब एक क्यूब का डायग्राम बनाते हैं। ये है क्यूब यानी घन, घना, घन, हाँ घन घन। ये देखिए, ये इसके 6 साइड्स हैं, 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में। और हमने एक वेक्टर माना है ओ ए। ओ किधर है? तो आपके डायग्राम में अब दिखने लगा ओ ए। दूसरा वेक्टर माना है ओ बी, मान लेते हैं। और तीसरा वेक्टर माना है ओ सी। क्या आपको लग रहा है ये तीनों वेक्टर एक लाइन में है? नहीं है। क्या ये भी लग रहा है कि एक प्लेन में है? नहीं है। इनमें से कोई एक दो लेंगे तो प्लेन में होगा, तीनों प्लेन में नहीं है। ऐसे वेक्टर को नॉन को प्लानर कहते हैं। नॉन को प्लानर यानी जब वेक्टर को इनिशियल हो, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते हो, जब वेक्टर को लीनियर हो, कॉमन लाइन में हो, जब वेक्टर को प्लानर हो, कॉमन प्लेन में हो, जब वेक्टर नॉन को प्लानर हो, कॉमन प्लेन में नहीं हो। सभी केसेस में 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 10 वेक्टर हो, एक साथ जोड़ना हो, तो वैसी स्थिति के लिए अप्लाई किया जाता है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। An analytic method of vector addition is going to be used to add the vector whether they are starting at one point or one line or not in one line, neither in one point. तो सभी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप 1। तो सबसे पहला स्टेप करना है आपको जितने वेक्टर्स को एट ए टाइम जोड़ना हो, जो आपको पता हो, जिनका एडिशन है सवाल में, उन सारे वेक्टर का सबसे पहला स्टेप है डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने का मतलब है यानी ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। ड्रॉ वेक्टर डायग्राम, उनका वेक्टर डायग्राम बनाएं। किनका वेक्टर डायग्राम बनाएं? जो वेक्टर हमें जोड़ने हैं। ऑफ द वेक्टर्स, अच्छा, ऑफ द वेक्टर्स टू बी एडेड। टू बी एडेड, जिन वेक्टर्स को जोड़ना है उनका सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। पहला चरण, पहला स्टेप यही है, बना लेते हैं। तो मान लीजिए हम दिखा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में 3 वेक्टर हैं। वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए। वेक्टर बी इज अलोंग सर्टेन अदर लाइन जिसमें एंगल बन रहा है θ1। वेक्टर सी जो है इधर है, ये है सी, ये एंगल बन रहा है θ2। θ1 है, θ2 है, ए है, बी है और सी है, दिखाई दे रहा है। अब अगला चरण क्या करें? पहला स्टेप हो गया, नहीं हुआ। ये डायग्राम के साथ इनका मैग्नीट्यूड लिखना भी अनिवार्य है। तो मैग्नीट्यूड हो गया ओ ए बराबर ए, और एक्स एक्सिस से एंगल हो गया 0, और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ ओ बी बराबर बी, और एक्स एक्सिस से एंगल हो गया θ1, और तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ सी बराबर सी ओ सी, और एक्स एक्सिस एंगल हो गया θ2। अब डायग्राम बराबर हो गया। डायग्राम बनाने का काम समाप्त हुआ। हमें 3 वेक्टर ऐड करने थे, तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों का डायरेक्शन लिख लिया, डायग्राम बन गया। एक स्टेप का काम पूरा हुआ। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको रिजॉल्व करेंगे, यानी कंपोनेंट निकालेंगे। किनको? इन्हीं तीनों वेक्टर को। किधर रिजॉल्व करेंगे? तो अगर 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। स्टेप 2, रिजॉल्व अलोंग रेफरेंस एक्सिस। रिजॉल्व अलोंग रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस अभी के डायग्राम में एक्स और वाई है। आइए रिजॉल्व करते हैं। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस θ1 यानी 0, तो भी रहते हैं, θ1 रहने देते हैं।
उसके बाद दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? तो ए वाई। तो ए वाई कैसे लें? तो देखिए ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा यहाँ 0 है। अच्छा तो रहता थीटा 1 लेते। चलो महाराज थीटा 1 लेते तो ज्यादा अच्छा था। थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। फिर उसी तरह बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा 2 और बी वाई इक्वल टू बी साइन थीटा 2। सी एक्स इक्वल टू सी कॉस थीटा 3 और सी वाई इक्वल टू सी साइन थीटा 3। इस तरह ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई सी एक्स सी वाई सब मालूम हो चुका। स्टेप 2 का काम समाप्त हुआ। अब स्टेप 3, जितने भी वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया है उनके एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़िए। तो सभी के एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़ें, यानी टेक अलजेब्रिक सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली। तो अगला चरण है टेक अलजेब्रिक सम। ये स्टेप 3, सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, सम ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली, उनका सम निकालिए। तो आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब लास्ट स्टेप चौथा, इनका हमें पता चल चुका है। रिजल्टेंट वेक्टर जो जोड़ने से आने वाले हैं उनका एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। लास्ट स्टेप है टेक कंपोजिशन। टेक कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का कंपोजिशन करें और वेक्टर का मान प्राप्त करें। आइए प्राप्त करें। आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज tan phi आर वाई बाई आर एक्स। ये है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर गोइंग टू बी एडेड, तो आप इस कंपोनेंट इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप को पढ़ के समझेंगे। अगले क्लास में यानी कल इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे और अब असाइनमेंट शुरू होगा, आपको किताब का भी और एडिशनल भी। तो कल भी क्लास होगा इसी समय, संभावना है 8:45 के आसपास। तो कल ज्वाइन कीजिए।